ओके जी, तो अब हम रिट्रैक्शन पॉकेट और स्टेशनरी ट्यूब पढ़ते हैं कि इनका आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, आप लोग सबसे पहले समझ लो कि जो हमारा मिडिल एयर क्लेफ्ट है, जो मैंने आप लोगों को एनाटॉमी में पढ़ाया था, जिसके अंदर हमारा स्टेशनरी ट्यूब आ रहा है, मिडिल एयर आ रहा है, ठीक है, और जो हमारा पीछे एडिटस, एंट्रम और मस्टर्ड एयर सेल्स आ रहे हैं, इनकी वेंटिलेशन कैसे हो रही है। आप लोगों को पता है हमारी जो स्टेशनरी ट्यूब है वहाँ से एयर आ रही है, एंटर हो रही है, ठीक है, और हमारे मिडिल एयर में आ रही है। फिर मिडिल एयर की हमारी 3 डिवीजन मैंने आप लोगों को बताई थी, 3 डिवीजन्स की हुई हैं। जो हमारी पार्स टेंसा है, उसकी सबसे ऊपर लाइन से लेकर हमने एक लाइन बनाई थी, ड्रॉ की थी, ठीक है, और जहाँ पे हमारा पार्स टेंसा ख़त्म हो रहा है तो वहाँ पे एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ की थी। इसको हमने कह दिया था ये हमारा मीजोटिम्पैनम है, ठीक है, और नीचे वाले को हमने कह दिया था हाइपोटिम्पैनम है, ठीक है, और ऊपर वाले को हमने कहा था कि हमारा एपिटिम्पैनम है, जिसको हम एटिक भी बोल रहे थे, ठीक है। ये हमारे 3 डिवीजन्स की थी। हमारी एयर आई सबसे पहले मेजोटिम्पैनम में, मेजोटिम्पैनम में से हमारे हाइपोटिम्पैनम को भी इसने वेंटिलेट किया। फिर वो जाएगी हमारी एपिटिम्पैनम में। एपिटिम्पैनम में भी दो हमें ना इस्थमस देखने को मिल रहे होंगे, इंटीरियर इस्थमस और पोस्टीरियर इस्थमस। मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले समझ लो कि वेंटिलेशन क्या हो रही है। हमारे एटिक में चलेगी एयर, जो मेजोटिम्पैनम में आई थी, ठीक है। एटिक से हमारी जाएगी एडिटस में, एडिटर से एंट्रम में, एंट्रम से हमारी जाएगी मस्टर्ड एयर सेल्स में। सारी चीज़ें वेंटिलेट होगी, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं कि हमारी जो मीजोटिम्पैनम से एपिटिम्पैनम के अंदर हमारी जो एयर जा रही है वो 2 पोर्स के थ्रू जा रही है, जिसको हम एंटीरियर इस्थमस कह रहे हैं और पोस्टीरियर इस्थमस कह रहे हैं। बेसिकली ना जो हमारी ये जो डिवीजन हो रही है ना, ये वाली, ये एक तरह की ना मेम्ब्रेन बनी होती है। मेम्ब्रेन ने इन दोनों पोर्शन को डिवाइड किया था। नीचे वाली मेम्ब्रेन कोई नहीं है, नीचे मेसोटिम्पैनम हाइपोटिम्पैनम में कोई मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन ऊपर वाले जो 2 पोर्शन है ना, एपिटिम्पैनम और मेसोटिम्पैनम में, इन दोनों के दरमियान में एक मेम्ब्रेनस लेयर पाई जा रही है। उस मेम्ब्रेनस लेयर के अंदर भी हमें 2 सुराख देखने को मिलेंगे, जिसको हम एंटीरियर इस्थमस कह रहे होंगे, पोस्टीरियर इस्थमस कह रहे होंगे। पहले देख लो कि इंटीरियर इस्थमस क्या होगा। कि मिसाल के तौर पे मैंने एक मेम्ब्रेन है ये वाली, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन लेके ना बाहर निकाल लिए, और ये एंड से हम देखेंगे यहाँ पे कौन से दो इस्थमस पाए जा रहे हैं। सबसे पहले इंटीरियर इस्थमस आ जाएगा, जो कि हमारा इंटीरियर साइड पे आ जाएगी। इंटीरियर साइड है, ये हमारी आ जाएगी पोस्टीरियर साइड। इंटीरियर साइड पे आप लोगों ने एक मसल पढ़ा था, जो कि टेंसर टिम्पनाई आ रहा था, पीछे से पहले टेंडन आ रहा था, ठीक है, फिर वो आगे जाके मसल बनता था और हमारा जाके वो मैलियस पे अटैच हो जाता था, ठीक है। फिर आप लोगों ने एक स्टेपिस बोन पढ़ी थी, जो आगे स्टेपिस जो ओवल विंडो पे आगे लग रही थी, हमने स्टेपिस बोन पढ़ी थी, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में एक पोर्ट देखने को मिलेगा, जिसको हम कहेंगे कि ये इंटीरियर इस्थमस है, ठीक है। और फिर पीछे वाली साइड पे जो हमारी पोस्टीरियर वाल थी, उसके ऊपर हमने बोला था कि पैरामिड बन रहा था, फिर उसके आगे टेंडन बन रहा था, स्टेपिडिस मसल बन रहा था, फिर वो जाके हमारा स्टेपिस पे अटैच हो रहा था, ठीक है। ये जो पैरामिड है, जो बोन थी, बोनी और ये लिगामेंट के दरमियान में एक पोर बन रहा होगा, ये ऊपर मेम्ब्रेन में बन रहा है। मैं सिर्फ आपको एक रिलेशन दे रहा हूँ नीचे वाले स्ट्रक्चर्स के साथ, ठीक है। ये इंटीरियर इस्थमस हो गया, ये हमारा पोस्टीरियर इस्थमस हो गया, ये हमारा नीचे अटैच होता है मीजोटिम्पैनम के साथ, ठीक है। यहाँ से हमारी एयर गुजर के तो हमारे एटिक में आ रही होती है, फिर वहाँ से आगे दूसरे स्ट्रक्चर में जा रही थी, मस्टर्ड एयर सेल्स में, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है, ताकि आपको आगे जाके समझ आए कि कहाँ पे ब्लॉकेज आ रही है, तो फिर किस चीज़ की रिट्रैक्शन हो रही है, किस चीज़ का रिट्रैक्शन पॉकेट बन रहा है। और एक और चीज़ समझ लो कि जो हमारा पूरा पूरा स्ट्रक्चर है, ये बोनी स्ट्रक्चर है, ठीक है। सामने एक मेम्ब्रेन बन रही है, ठीक है। कहीं पे भी नेगेटिव प्रेशर मेंटेन होगा, तो एक माचिस की डिब्बी समझ लो यार, उसके अंदर नेगेटिव प्रेशर मेंटेन होता है, तो उसकी जो बाउंड्रीज है, लेटरल वाल है, फ्लोर है, रूफ है, सारे के सारे अंदर की तरफ खींचे जाएंगे, एक तरह की ऐसे थोड़ी शेप ले लेंगे, ठीक है। अगर हमारा रिट्रैक्शन पॉकेट बनेगा, अंदर नेगेटिव प्रेशर अगर मेंटेन होगा, सबसे पहले समझते हैं कि अगर किस चीज़ की ब्लॉकेज होगी तो कहाँ पे रिट्रैक्शन पॉकेट देखने को मिलेगा। मिसाल के तौर पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन रहती है स्टेशन ट्यूब की, जो कि हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, स्टेशन ट्यूब की ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो सबसे पहले हमें रिट्रैक्शन पॉकेट देखने को मिलेगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि सबसे नाजुक स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। इसके अंदर फाइबर्स वगैरह हैं, तो ये सबसे पहले रिट्रैक्ट करेगा। बाकी बोनी स्ट्रक्चर है वो इतनी जल्दी रिट्रैक्ट नहीं करेगा। अगर मिसाल के तौर पर मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर वेसल वगैरह भी प्रेजेंट है, तो वेसल भी इवन फट जाती हैं नेगेटिव प्रेशर की वजह से। जो चीज़ नाजुक है सबसे पहले वो खींची जाएगी। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इसके अंदर रिट्रैक्ट हो जाएगी। और एटिलैक्टेसिस और रिट्रैक्शन का मतलब सेम ही है, ठीक है। एटिलैक्टेसिस और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इसके अंदर हो जाएगी। और उसके बाद हमें देखने को मिलेगी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ मिडल ईयर। अगर मिडल ईयर इसके दरमियान में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, मिसाल के तौर पे दरमियान में ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है। अब आपको पता है जो हमारी स्टेशन ट्यूब है हमारे इंटीरियरली ओपन हो रही होती है, तो इंटीरियर पोर्शन की हमारी वेंटिलेशन होती रहेगी, वेंटिलेशन होती रहेगी। हमारी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो भी सही रहेगी। लेकिन जो पोस्टीरियर वाल है, ये वाली सारी जो वाल्स हैं, इनकी रिट्रैक्शन पॉकेट बन जाएगी। ये मतलब पॉकेट बन जाएगी। ये सारी जो वाल्स हैं ना, इनकी जो साइडों पे हैं बोनी वाल्स, वो अंदर की तरफ खींची जाएंगी, तो उसको हम कहेंगे रिट्रैक्शन पॉकेट इन पोस्टीरियर ईयर। अगर सेंट्रली ऑब्स्ट्रक्शन बन जाती है अगर मिडिल ईयर के अंदर, तो हमें पोस्टीरियर वाल की
रिट्रैक्शन पॉकेट देखने को मिलेगी, क्योंकि इंटीरियर वाल को हमारा सप्लाई कर रहा है स्टेशियन ट्यूब। उसके बाद हमारा आ जाएगा कि ऑब्स्ट्रक्शन एट इस्थमस हो जाता है। इस्थमस मैं आप लोगों को जो पढ़ा सकता हूँ, अगर ये दोनों इस्थमस बंद हो जाते हैं तो ठीक है, हमारा जो एटिक पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, एटिक की वेंटिलेशन नहीं हो पाएगी। एटिक की वेंटिलेशन बंद हो जाएगी तो एटिक वाले पोर्शन की हो जाएगी हमारी रिट्रैक्शन हो जाएगी। ऐसी रिट्रैक्शन देखने को मिलेगी इसकी हमारी, ठीक है। तो अगर उसके बाद हमारा आ जाता है ऑब्स्ट्रक्शन एट एडिटस। एडिटस जो मैंने आपको ये बताया कि हमारी एडिटस है आगे एंटर में, अगर एडिटस बंद हो जाता है तो इस सारे के सारे पोर्शन की रिट्रैक्शन नहीं होगी। बेसिकली इसकी जो मस्टर्ड एयर सेल्स हैं, एक तरह के सेल्स ही हैं ये हमारे, और इसमें मैरोसा पाया जाता है छोटा मोटा। और ये लेकिन जब इसकी ऑब्स्ट्रक्शन होगी ना यहाँ से, तो अंदर आपको पता है जो एयर है वो ट्रैप हो जाएगी। एयर ट्रैप होगी तो वो एक तरह का ना बैक्टीरिया फेवरिंग इन्वायरमेंट बन जाएगा, तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो शायद हमें इस केस के अंदर म्यूकर डिस्चार्ज देखने को मिलेगा मस्टर्ड एयर सेल्स के अंदर, ठीक है। वो थोड़ा बहुत रिजॉल्व होगा तो हमें कोलेस्ट्रॉल ग्रैनुलोमा देखने को मिलेगा, मतलब कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल वगैरह प्रेजेंट होंगे, और साथ में ग्रैनुलोमा होगा। ग्रैनुलोमा में आप लोगों को पढ़ाया होगा कि जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की एक टाइप है जिसके अंदर हमारे एपिथेलियल सेल्स और जॉइंट सेल्स वगैरह प्रेजेंट होंगे। तो ये चीज़ें हमें मस्टर्ड एयर सेल के अंदर देखने को मिलेगी अगर ऑब्स्ट्रक्शन एट एडिटस आ रहा होगा। तो रिट्रैक्शन सिर्फ जो हमारी पॉकेट्स बन रही सिर्फ इन वजह से नहीं बन रही, किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से सिर्फ नहीं बन रही, अदर पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस भी हो सकते हैं जिनके अंदर आ जाएगा कि मिसाल के तौर पे अगर हमारी एट्रोफी हो चुकी है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की। मैंने आप लोगों को बताया था कि सीरस और टाइटस मीडिया के अंदर पढ़ेंगे हम लोग, जो हमारी सेंटर में फिब्रस लेयर है वो बारीक हो जाती है। अगर साइड ऑफ स्किन है, पीछे म्यूकस मेम्ब्रेन है, सेंटर वाली जो फिब्रस लेयर है वो बारीक हो जाएगी। वो बारीक होगी तो हमारी स्ट्रेंथ ही लूज़ कर देगी जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। तो अगर हल्का से भी अंदर नेगेटिव प्रेशर होता है तो वो बहुत जल्दी डिटेक्ट कर देगी हमारी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। तो ये नहीं कहना कि अंदर कोई स्टेशन ट्यूब की ब्लॉकेज होगी ये, तो आप लोगों ने पहले यही समझना है कि एट्रोफी भी हो सकती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की। दूसरा कोज आ सकता है कोलेस्टिटोमा, जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमारा पॉकेट बन रहा होगा, रिस्ट्रैक्शन पॉकेट बन रहा होगा इसके अंदर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर। फिर जो ऑसिकल्स हैं उनकी नेक्रोसिस हो सकती है, पीछे बोन्स की नेक्रोसिस होगी तो बोन खींची जाएंगी तो वो अपनी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को भी अंदर को लेके पॉकेट बना लेंगी, रिट्रैक्शन पॉकेट बन जाएगी। या फिर कोई टिम्पैनोस्क्लेरोसिस हो सकती है, मतलब कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसके ऊपर कोई स्कारिंग वगैरह हो सकती है। स्कारिंग होगी तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कमज़ोर होगी, अंदर हल्का फुल्का सा भी नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा तो हमारा जो रिट्रैक्शन पॉकेट है हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। सिर्फ ऑब्स्ट्रक्शन ही नहीं हो सकती, पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस भी हो सकते हैं अंदर। फिर ट्रीटमेंट हम इसका क्या करेंगे, एक तो हम सबसे पहले जो इरिवर्सिबल पैथोलॉजिकल चेंजेस है जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पैथोलॉजीज चल रही हैं, ठीक है, इनको सबसे पहले हमने ट्रीट करना है। उसके बाद हमने वेंटिलेशंस को बहाल करना है ताकि वेंटिलेट हो और जो हमारी रिट्रैक्शन पॉकेट्स बनी हुई हैं दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन पे चले जाएं, ठीक है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाएगा, इसको हम कहेंगे पेटुलस स्टेशियन ट्यूब। आप लोगों ने याद रखना है जितने हम पिछले डिसऑर्डर पढ़ के आ चुके हैं उनके अंदर हम ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल रही है, मतलब ट्यूब की ब्लॉकेज देखने को मिल रही है, लेकिन ये बहुत कंडीशन होगी जिसके अंदर हमें ट्यूब एबनॉर्मली पेटेंसी देखने को मिलेगी, एबनॉर्मली ओपन देखने को मिलेगी। हालांकि उसको 24 घंटे ओपन नहीं रहना चाहिए, वो बंद रहती है। जब हम यॉन करते हैं, जमाई वगैरह लेते हैं, स्लीजिंग करते हैं, तब ही ओपन हो रही होती है। लेकिन इस कंडीशन के अंदर 24 घंटे ओपन रह रही है, तो 24 घंटे ओपन रहने के भी नुकसान तो होंगे। तो इसके कोजेज़ क्या हो सकते हैं? कोजेज़ एक तो आइडियोपैथी का अभी तक नहीं पता कि क्या रीज़न होगा मोस्टली केसेज के अंदर। कुछ कहते हैं कि मसल्स वगैरह कमज़ोर होंगे तो उस वजह से ना वो ट्यूब ओपन रहना शुरू हो जाती है, तो हमारी हवा अंदर जाती है। तो दूसरा ये देखा गया कि रैपिड कोई वेट लॉस करता है, अचानक से सडन वेट लॉस करता है, तो उनके अंदर भी देखा गया है। इसका रीज़न ये है कि जो आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि फिब्रस लेयर थी, फिर कार्टिलेज सी शेप कार्टिलेज स्ट्रक्चर था, इसके यहाँ पे हमें ऑस्टमल्स फैट पाया जा रहा था, ठीक है। ऑस्टमल्स फैट अगर डिक्रीज़ हो जाएगा ना तो ये हमारी फिब्रस लेयर थोड़ी खुल जाएगी, तो यहाँ से बोर की ओपनिंग हो सकती है। तो रैपिड वेट लॉस की वजह से देखा गया है। और प्रेगनेंसी में भी, थर्ड ट्राइमेस्टर में भी देखा गया, जो कि एक एक्यूट फेज़ है। अगर प्रेगनेंसी जब हो जाता है, बच्चा पैदा हो जाता है, तो मदर खुद ब खुद नॉर्मल हो जाती है। उसके बाद मल्टीपल स्क्लेरोसिस देखा गया, जो कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है नर्व्स का, उसके साथ भी रिलेशन देखा गया पेटुलस स्टेशियन ट्यूब का। मतलब ट्यूब ओपन रहती है हमारी, ओपन रहेगी तो क्या सिम्टम देखने को मिलेगा? जो चीफ सिम्टम होगा, जो मेन सिम्टम होगा, वो पेशेंट ये बोलेगा कि मुझे अपनी आवाज़ मेरे कानों में सुनाई दे रही है, ठीक है, ऑन वॉइस सुनेगी। और सबसे मसला जो बड़ा होगा वो ये होगा कि उसको अपनी जो सांस ले रहा है ना उसकी भी आवाज़ जा रही होगी, इंस्पायर करेगा, एक्सेल करेगा, ठीक है, तो उसको सारी की सारी आवाज़ें कानों में जा रही होंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग होगी। और जब अगर हम ओटोस्कोप से उसके बाहर से एक्सटर्नल एयर से ओटोस्कोप से देखते हैं ना उसकी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, तो वो भी हमें जब वो इनहेल कर रहा होगा, मतलब इनहेल कर रहा है, हवा को अंदर लेके जा रहा है, तो उसकी जो मिडल ईयर से हवा है ना वो भी निकल के
तो मतलब उसकी हवा के साथ मिल जाएगी, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अंदर की तरफ बल्ज करेगी। ठीक है, जैसे ही वो एक्सहेल करेगा, हवा को बाहर निकालेगा। ठीक है, हवा जब बाहर निकल रही होगी तो हवा, कुछ हवा जो हमारी, अब आपको पता ओपन हुआ हुआ 24 घंटे हमारी स्टेशन ट्यूब, तो कुछ हवा हमारी स्टेशन ट्यूब से हमारे एयर के अंदर भी जाएगी, मिडिल एयर के अंदर जाएगी। तो अचानक से हमें बल्ज आउट देखेगा उसका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, मतलब जैसे सांस ले रहा हो, इनहेल एक्सहेल, बल्ज इन बल्ज आउट। ठीक है, ये हमें देखने को मिलेगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का। उसके बाद इसका हमने ट्रीटमेंट क्या करना है। ट्रीटमेंट अगर एक्यूट फेयर जैसे प्रेगनेंसी वगैरह मैंने आप लोगों को बताया, तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएगा, सेल्फ लिमिटिंग है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर किसी का वेट लॉस की वजह से ये मसला है, तो उसको हम बोलेंगे वेट गेन करो ताकि ऑस्टमल फैट दोबारा बने और मसला हल हो जाए। और उसके बाद हमने ओरल पोटेशियम आयोडाइड देने हैं, ताकि जो उसका ल्यूमन है ना, जो हमारा स्टेशन ट्यूब का है, अब आपको पता है इतना ज़्यादा ओपन है, अगर इतना ओपन है, ठीक है, अगर हम पोटेशियम आयोडाइड दे देंगे तो ल्यूमन थोड़ा कम हो जाएगा, ये ल्यूमन को डिक्रीज़ करता है पोटेशियम आयोडाइड। फिर वरना ग्रोमेट दे देंगे। ग्रोमेट होता है कि ना आर्टिफिशियल ट्यूब्स है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि हम तो बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम आर्टिफिशियल ट्यूब क्यों दे रहे हैं, लेकिन इसका डायमीटर बहुत कम होता है, इस ट्यूब का बिल्कुल छोटा सा डायमीटर होगा, इसको हम ट्यूब में फंसा देंगे तो इतने ज़्यादा सवेयर सिम्टम नहीं देखने को मिलेंगे, थोड़े देखने को मिलेंगे, मतलब कमी आ जाएगी सिम्टम्स के अंदर।